दोस्तों अगर आपके पास समय है तभी इस वीडियो को देखना। अगर अभी समय नहीं है तो जब आपके पास समय हो तभी इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखोगे, तभी आप समझ पाओगे कि वर्तमान में हमारे भावी शिक्षकों की रोजगार की दृष्टि से क्या स्थिति है, बाकी जो समस्या है उनका निवारण किस तरह से किया जा सकता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप करके नहीं देखना और बिल्कुल पूरा का पूरा देखना है। जब आपके पास समय हो जब भी आप इस वीडियो को देखना। दोस्तों जब हम भारत में बेरोजगारी की बात करते हैं तो बेरोजगारी भारत के लिए हमेशा एक बड़ी समस्या के रूप में उभरती हुई आई है। तो जो हमारा भावी शिक्षक वर्ग है वो भी इस बेरोजगारी की समस्या से निश्चित रूप से काफ़ी हद तक प्रभावित है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बिल्कुल डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि वर्तमान समय में या फिर वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए जो हमारा शिक्षक वर्ग है या फिर जो भावी शिक्षक वर्ग है वो बेरोजगारी से कितना ज़्यादा प्रभावित है, चाहे हम सरकारी क्षेत्र की बात करें चाहे हम प्राइवेट क्षेत्र की बात करें। और इसमें दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा, दो ऐसी बातें बताऊंगा जिसे बेसिकली उसमें एक ही बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी लेकिन फिर भी हम दो मान के चलते हैं। दो ऐसी बातें बताऊंगा अगर उसे गवर्नमेंट फॉलो करती है तो दोस्तों शिक्षक वर्ग में जो बेरोजगारी की दृष्टि से जो भी हमें समस्या देखने को मिल रही है उसमें 75% समस्याएं वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएंगी। और जो दो मैं बातें बताऊंगा दोस्तों मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, इन्होंने अपने निर्देशों में उन बातों को पहले से ही ला रखा है, बस उन्हें उन जो भी इन्होंने निर्देश दिए उन निर्देशों को इसे गवर्नमेंट को फॉलो करना है। अगर ये दो बात गवर्नमेंट फॉलो कर लेती है तो दोस्तों निश्चित रूप से जो बेरोजगारी की समस्या हमें हमारे शिक्षक वर्गों में देखने को मिल रही है वो निश्चित रूप से 75% तक ख़त्म हो जाएगी। ये बिल्कुल दोस्तों मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बिल्कुल हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, इसलिए जो भी हमें शिक्षक भर्तियाँ देखने को मिलती हैं आपको समझाने के लिए या फिर जो भी मैं आपको समझाऊंगा उसे आसान बनाने के लिए मैंने उसे 3 तरह से विभाजित किया है। एक केंद्र सरकार द्वारा जो आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलती है, एक राज्य सरकार द्वारा जो आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलती है, और एक ऐसी शिक्षक भर्ती जिसमें केंद्र सरकार का भी रोल होता है और राज्य सरकार का भी रोल होता है, जैसे कि DSSB के माध्यम से दिल्ली में जो आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलती है। भारत में सरकारी क्षेत्र में बेसिकली आपको 3 ही सरकारी शिक्षक भर्तियाँ देखने को मिलती है। तो तीनों के बारे में बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगे जिसमें आपको सटीक रूप से पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा हमें बेरोजगारी की समस्या देखने को मिल रही है हमारे शिक्षक वर्गों को। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जो केंद्र सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती देखने को मिलती है। अब केंद्र सरकार की वैसे दोस्तों काफ़ी संस्थाएं हैं जो कि शिक्षक भर्ती निकालती है, लेकिन जिसमें मेन है वो है आपका KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन और NVS नवोदय विद्यालय संगठन, ठीक है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान और भी कुछ जो संगठन है वो भी सरकारी शिक्षक भर्ती में केंद्र सरकार की तरफ से देखने को मिलते हैं। उसमें TGT PGT PRT के लिए, लेकिन जो मेनली है वो KVS और NVS है। तो इसी के बारे में अभी दोस्तों डिटेल में चर्चा करते हैं केंद्र सरकार की दृष्टि से जो हमें शिक्षक भर्तियाँ देखने को मिलती है उसके रूप में। अब दोस्तों KVS की बात करते हैं जब हम सबसे पहले, तो KVS में क्या है दोस्तों, वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो KVS में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो सही नहीं है, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको। बाकी जो अन्य शिक्षक भर्तियाँ हैं, चाहे राज्य स्तर पर जो शिक्षक भर्तियाँ निकलती है या फिर जो ऐसी शिक्षक भर्तियाँ जो राज्य और जो केंद्र दोनों का जिसमें रोल होता है, मतलब कुल मिला के भारत में जितनी भी शिक्षक भर्तियाँ निकलती है उसमें अगर मैं KVS को देखूँ तो उनसे KVS का पैटर्न बिल्कुल सही है, उनसे KVS का प्रोसेस बिल्कुल सही है रिक्रूटमेंट का। लेकिन वर्तमान की स्थिति को देखते हुए दोस्तों KVS का भी पैटर्न सही है, ठीक है। मैं अगर किसी और शिक्षक भर्ती से कंपैरिजन करूँ तो KVS ठीक है, लेकिन अगर वर्तमान समय में स्थिति देखें तो दोस्तों KVS की भी हालत खस्ता है। अब देखिए KVS क्या करता है, KVS साल में 2 साल में एक बार रिक्रूटमेंट निकालता है, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्ट पे निकालता है वो दोस्तों हर साल निकालता है। अभी सारी बात करेंगे दोस्तों इसमें परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो परमानेंट रिक्रूटमेंट निकालता है ये निकालते हैं KVS 2 साल में एक बार, कभी कभी 3 साल भी इसे लग जाते हैं, ठीक है। शिक्षक भर्ती देखने को मिलती है केंद्रीय विद्यालय में, ये दोस्तों कुछ ही पदों पर देखने को मिलते हैं और उसमें चुनिंदा ही लोग सिलेक्शन ले पाते हैं। बाकी इसका जो आगे का प्रोसेस है जैसे कि रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकालने के बाद एग्ज़ाम ठीक है समय के अनुसार ले लेते हैं, एग्ज़ाम के बाद सिलेक्शन भी समय के अनुसार दे देते हैं, वहाँ ज़्यादा पेंडिंग नहीं करता। तो बेसिकली KVS से हमें ज़्यादा शिकायत नहीं है, ठीक है। बस KVS का जो निकालने का प्रोसेस है रिक्रूटमेंट, ये दोस्तों इसमें टाइम पीरियड ये ज़्यादा खींच जाता है, ठीक है। इसका निवारण किस तरह से करना है और भी मतलब जो आपको हर साल रिक्रूटमेंट देखने को मिले उसके बारे में भी थोड़ी देर में चर्चा हम कर ही लेंगे। तो दोस्तों KVS को तो रख दिया मैंने एक तरफ, अब बात करते हैं हम NVS की, या फिर वो बात करते हैं जो मैंने आपको वो वाली शिक्षक भर्ती बताई थी जिसमें केंद्र सरकार का भी रोल होता है, राज्य सरकार का भी रोल होता है। जिसमें एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ, जिसमें DSSB के माध्यम से जो आपको दिल्ली में शिक्षक भर्ती देखने को मिलती है उसको लेके चलते हैं, या फिर किसी स्टेट रिक्रूटमेंट को, जैसे यूपी में कोई शिक्षक भर्ती निकल गई, राजस्थान में कोई शिक्षक भर्ती निकल गई। तो कुल मिलाकर KVS को हमने एक तरफ रख दिया। KVS के अलावा सरकारी क्षेत्र में जितनी भी हमें शिक्षक भर्तियाँ देखने को मिलती है उनकी बात करते हैं।
तो दोस्तों इसमें जो हमारे शिक्षक वर्ग है या फिर जो भावी शिक्षक वर्ग है सबसे ज़्यादा पिसता है इसमें। हर कोई केवीएस में तो नहीं लग सकता ना, कोई हर कोई एनवीएस में लग सकता, ना कोई हर कोई दिल्ली में जो शिक्षक भर्ती देखने को मिलता है DTET में उसमें लग सकता। ठीक है, तो हर किसी के लिए अलग अलग जॉब है। हर कोई चाहता जरूर है केवीएस में लग जाए, इनमें लग जाए, लेकिन हर कोई नहीं लग सकता ना, सीट लिमिटेड होती हैं। तो इसमें कैसे पिसता है सबसे ज़्यादा? एक तो जो इनका रिक्रूटमेंट निकालने का प्रोसेस है वो दोस्तों बहुत समय बाद होता है। DTET में 3 से 4 साल लग जाते हैं, एनवीएस का भी कुछ ऐसा ही है। और जब हम किसी स्टेट रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा, इसमें तो इतना ज़्यादा गंदा है, पता नहीं 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं एक अगली रिक्रूटमेंट निकालने में। अब इसमें जब लेट से रिक्रूटमेंट निकालते हैं, इसमें समस्या क्या होती है सबसे बड़ी? कुछ हमारे कैंडिडेट हैं वो ओवर एज हो जाते हैं। अब ओवर एज हो जाने के बाद तो किसी भी रूप में वो उस रिक्रूटमेंट में अप्लाई नहीं कर पाते। तो उन्होंने अच्छे नंबरों से अपनी डिग्री कंप्लीट करी, फिर CTET क्वालिफाई करा, फिर जिस भी रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हैं उसकी रिक्रूटमेंट की तैयारी भी उन्होंने अच्छे से करी। तो भाई जब वो रिक्रूटमेंट ही नहीं निकाली सरकार द्वारा तो फिर उनके तो सब कुछ बर्बाद हो गया ना। और जब रिक्रूटमेंट निकली, जब वो ओवर एज हो गए, तो उनकी तो एक तरह से लाइफ बिल्कुल ख़राब हो गई ना। उन्होंने जो मेहनत करी, जो अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जितने भी प्रयत्न करे, दिन रात एक कर दिए, सबका सब गोबर हो जाता है बिल्कुल। कुछ भी रत्ती भर उन्हें फ़ायदा नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी 30 साल के हो जाते हैं, जब रिक्रूटमेंट निकलते हैं, जब जॉब लग जाती है, चलो ठीक है वो ओवर एज नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है, मान के चलो आपने PRT के लिए 30 वर्ष एज निर्धारित की है मैक्सिमम एज, TGT के लिए 32 की है, PGT के लिए 35 की है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जब वो मान के चलो एग्जांपल के TGT लेके चलते तो TGT के लिए मैक्सिमम एज 32 वर्ष है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जब वो 31 या 32 साल का हो जाएगा जब भी उसकी जॉब लगेगी, उससे पहले नहीं लग सकती क्या? उसने 25 साल में अपनी सारी क्वालिफिकेशन पूरी कर ली, 26 साल का होते हो तो उसने अपना CTET भी क्वालिफाई कर लिया, जब वो 27 साल का हो तो बिल्कुल एक शिक्षक के रूप में किसी भी रिक्रूटमेंट में लगने के लिए योग्य है, उसकी तैयारी पूरी है। लेकिन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट ही नहीं निकाल रही, वो बेचारा घिसे जा रहा है, क्या करूँ? ऊपर से हमारा जो समाज है, हमारा जो परिवार है, ऊपर से प्रेशर डाल रहा है, भाई कुछ कर ले, उम्र हो गई है खाने कमाने की। उसने तो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा दी ना, उसने तो जोन सा भी उसके सामने एग्जाम आया वो तो उसने क्वालिफाई कर दिया। लेकिन अब वो क्या करे जब रिक्रूटमेंट ही नहीं निकल रही है? कहाँ जाए वो, कैसे करे वो? और जब रिक्रूटमेंट निकलते वो 30-31 साल का हो जाता है। ठीक है, चलो उसकी लग गई, बहुत सारे लोग तो ओवर एज हो जाते हैं, लेकिन उसके केस में मान के चलो 30-31 साल का उसकी लोग जॉब लग गई। लेकिन दोस्तों जब वो 26 साल का था कैंडिडेट, जब वो पूरा कैपेबल 30-31 साल के बाद भी, लेकिन 26 साल का जब वो तैयार हो चुका था पूरा एक शिक्षक बनने के लिए, जब अगर रिक्रूटमेंट उसे टाइम टू टाइम देखने को मिल जाती, उस समय वो शिक्षक बनता, तो दोस्तों उसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास होता, अलग ही एक नई ऊर्जा होती है उसके अंदर। नई ऊर्जा दोस्तों 30-31 साल में भी है, लेकिन जो 30-31 साल की अपेक्षा जो 26 साल का अगर वो शिक्षक लगता उसके अंदर और भी ज़्यादा एनर्जी होती और कुछ नया करने का उसके अंदर होता। लेकिन नहीं, वो तो तैयार करके बैठ गया। इस दबाव में, इस मानसिक तनाव में दोस्तों घिसा जा रहा है। 3 से 4 साल हो गए, भाई अब आएगी रिक्रूटमेंट, अब आएगी, लेकिन कोई हमें रिक्रूटमेंट देखने को ही नहीं मिली। कुछ तो उसमें ओवर एज होके चले गए और कुछ हमारे जो 30-31 साल के हो गए जब हो गए। तो ये कहाँ पे लिखा है, ये वाली चीज़ कहाँ पे लिखी है कि 25-26 साल में आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, जबकि वो तो अपनी जितनी भी उसकी जिम्मेदारी थी 25-26 साल की उम्र में शिक्षक बनने की वो तो अपने पूरी कर ली। अब सीधी की सीधी गलती गवर्नमेंट की आ जाती है। अब गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट निकाल रही है तो वो कहाँ जाए, किसके पास जाए? जिसके लोग धरना देते हैं, सब कुछ करते हैं, भारत देश में सब कुछ होता है, लेकिन कितनी इसमें चीज़ें सफल होती हैं? इस बार भी आपका कैंपेनिंग चल रहा है, ठीक है, एक योजना चला रखी है, एक आवाज़ उठा रखी है, एक आंदोलन छिड़ रहा है। इससे पहले आंदोलन नहीं छिड़ थे क्या? 2018 में लोगों ने धरना नहीं दिया तो उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और दोबारा से ये चीज़ चल रही है। गवर्नमेंट सुनेगी कब? समस्या तो सबसे बड़ी ये है ना। अभी सारा प्रोसेस मान के चलो पूरा हो गया, एक बार के लिए भाई ठंडी सांस हमने भर ली कि चलो ठीक है मेरी 30-31 साल में जॉब लेगी, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसने पूरा का पूरा मानसिक तनाव से होकर गुजर रहा है वो, ठीक है, और फिर भी चलो 30-31 साल में उसकी जॉब लगी। अब वो जॉब देने बैठते, चलो फाइनली दुआ करता है भगवान से, किसी से भी दुआ करता है, चलो भाई कम से कम रिक्रूटमेंट तुम्हें देखने को मिली। वो रिक्रूटमेंट में एग्ज़ाम देने बैठता है, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम, क्योंकि वो कैपेबल है, उसने पूरी काफ़ी समय से पहले तैयारी पूरी कर चुका है अपनी, वो ठीक है, काफ़ी अच्छे मार्क्स से लेके आता है। फिर कुछ समय बाद उसे पता चलता है पेपर लीक हो गया था, इसलिए पेपर ही कैंसिल कर दिया गया। अरे भाई एक बात बताओ, एक कैंडिडेट जो 26 साल का था, उसने पूरी अपनी सब कुछ पूरी तैयारी कर ली थी, एक तो उसे 4 साल लेट से रिक्रूटमेंट देखने को मिली, 4 साल बाद जैसे तैसे मानसिक तनाव से गुजरा और उसे 30 साल की उम्र में रिक्रूटमेंट देखने को मिली, उसने अच्छा उसमें करा। फिर ये पेपर लीक की समस्या आ जाती है, पेपर कैंसिल की समस्या आ जाती है, क्वेश्चन गलत आ जाते हैं, उसकी समस्या आ जाती है। अरे मुझे ये समझ नहीं आता ये पेपर लीक ही क्यों होता है? जो अभ्यर्थी पूरा अपनी ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी करता हुआ है, तो ये सरकार थोड़ी सी ईमानदारी नहीं दिखा सकती क्या? थोड़े से रूल सख्त नहीं कर सकती क्या? या इसी तरह से खिलवाड़ करते रहेंगे? ये पेपर लीक होता ही क्यों है? इनके इतने सख्त आदेश नहीं है क्या?
KVS के तो इतने नहीं देखने को मिलते में पेपर लीक, हालांकि अभी 2018 में मिल गया था, एक न्यूज़ सुनने में आई थी। लेकिन जितने हमारे जो स्टेट रिक्रूटमेंट होती है जैसे कि यूपी, बिहार, हरियाणा, इसमें जितना करप्शन है ना उतना आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। इसमें क्या कैंडिडेट अप्लाई नहीं करते क्या? इतने लाखों लाखों लोग इसमें अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के लिए फीस भी भरते हैं, तो सब कुछ करने के बाद भी दोस्तों इनका पेपर लीक हो जाता है। अब उसमें उस कैंडिडेट की क्या गलती? उसने तो बेचारे ने इंतज़ार तक कर लिया उस रिक्रूटमेंट का, लेकिन जो करप्शन के कीड़े बैठे इन्होंने अपनी स्थिति करा ली, पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, अब दोबारा से उसका वेट करो। और इसमें भी एक बार के लिए मान के चलो, हम ठंडी सांस भर के ये मान ले कि चलो पेपर लीक हो गया, दोबारा पेपर हो जाएगा, लेकिन इस प्रोसेस में इतना ज़्यादा समय लगा देंगे वो, इतना ज़्यादा समय लगा देंगे, इतना ज़्यादा समय लगा देंगे, हद से ज़्यादा, उसमें इतना ज़्यादा समय लगा देंगे, हद से ज़्यादा। फिर क्या करे वो कैंडिडेट, कहाँ जाए वो? ठीक है, 31 साल में उसकी जॉब लगी, फिर वो उसका पेपर कैंसिल हो गया वो वाला, फिर पता लगे 2 साल 3 साल इसी में चले गए कि भाई कोर्ट केस चल रहा है, भाई पेपर कैंसिल क्यों, दोबारा लेंगे, ये लेंगे, इतना ज़्यादा ताम जाऊँ, ऊपर से फिर इलेक्शन आ जाते हैं, राजनेताओं के चोंचले, ये इतना ज़्यादा पीसा पड़ा है हर हालत में दोस्तों, इतना ज़्यादा पीसा पड़ा है हद से ज़्यादा। अब मान के चलो एक बार के लिए हमने ये भी मान लिया इतना कुछ हमारा एक शिक्षक वर्ग सह लेता है, ठीक है, उसे रिक्रूटमेंट लेट से देखने को मिली, उसने झेल लिया, और जब उसे लेट से रिक्रूटमेंट देखने को मिली, काफ़ी समय बाद देखने को मिली, उसमें उसने एग्ज़ाम दिया, उसमें इन सरकारी कीड़ों ने करप्शन कर दिया, ठीक है, पेपर लीक कर दिया या और कोई करप्शन कर दिया, किसी तरह का भ्रष्टाचार, वो भी वो झेल गया। तो ऐसा हारा हुआ एक शिक्षक क्या करता है फिर? वो दोस्तों 2 तरह से और जॉब कर सकता है, या तो जो सरकारी संस्थाओं में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रिक्रूटमेंट निकलते हैं उसमें जॉब कर लेगा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, या किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेगा। पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस की बात करेंगे, इसके बाद प्राइवेट बेस की बात करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्तों? कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा हनन करता है हमारे शिक्षकों का। वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैं बता दूँ, इस पर बिल्कुल एक डिटेल मैंने वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको बिल्कुल डिटेल के साथ बताया कि कितना घाटा होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस के रिक्रूटमेंट से एक शिक्षक का। ठीक है, आप तो शौक में भर देते हो भाई कॉन्ट्रैक्ट पे निकले, चलो भर दे लग भी जाते हो, लेकिन कितना ज़्यादा एक शोषण होता है हमारे शिक्षक का, तो उस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई, इधर आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो खत्म होने के बाद उसे देख लेना अगर आपके पास समय, बाकी मैं इसमें तो आपको बता ही रहा हूँ। एक तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है दोस्तों, सबसे पहले जो ये परमानेंट रिक्रूटमेंट होती है ना, इसे खा जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेस, क्योंकि उस विद्यालय, उस कार्य का, उस विद्यालय, उस संस्था का जो शिक्षण कार्य है, जो शिक्षण काल है, वो तो निरंतर रूप से चल रहा होता है, क्योंकि उसे टीचर्स की तो कोई कमी नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट पे सारे भर लेता है वो। अब कॉन्ट्रैक्ट वालों का क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट को तो फ़ायदा होता है, उसे काम तो उतना ही करता है कॉन्ट्रैक्ट वाला भी जितना परमानेंट टीचर करता है, लेकिन उसे सैलरी बहुत कम देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, और उसे सुविधाएं कम देनी पड़ती है गवर्नमेंट को। लेकिन जब परमानेंट टीचर की बात करें, उसे तो सारी सुविधाएं भी देनी पड़ेगी और आपको सैलरी भी देनी पड़ेगी, काम दोनों बराबर ही करेंगे, कैपेबल वो भी और कैपेबल परमानेंट वाला भी। अब कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा क्या होता है, देखिए अब कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज़्यादा पिसता है कैसे, देखिए वो बोलते हैं ना, कहावत है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट टीचर का है आज के टाइम। अब देखिए मैंने आपको बताया, एक जो टीचर्स की पढ़ाई होती है, करते करते काफ़ी समय वैसे बीत जाता है, और उसके बाद उसकी उम्र हो जाती है शादी वगैरह की। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट वाला शादी भी नहीं कर सकता जल्दी, उसे कुछ नहीं पता कि कब उसे उस जॉब से निकाल दिया जाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का ये होता है, जब परमानेंट टीचर की रिक्रूटमेंट है उसे एकदम धक्के मार के निकाल देंगे, धक्के मार के ना निकाले, लेकिन उसे बोल देंगे भाई अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब हमारा परमानेंट टीचर आ गया। तो वो ना घर का है ना घाट का, ना वो ये बोल सकता कि मैं सेटल हो गया, और ना ये भी नहीं बोल सकता कि मैं सेटल नहीं हूँ। तो इस तरह से पिसा हुआ है वो। ठीक है, अब एवरो को तो एक बार के लिए चलो 1 साल के लिए हो जाता है, केवीएस और ज़्यादा खेलता है इसमें। केवीएस क्या करता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सिलेक्शन होगा, वो आपको बोल देगा कि सर आपका सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन हम आपको जब ही बुलाएंगे जब हमें आपकी ज़रूरत होगी, जब हमें किसी टीचर्स की कमी होगी। अब इसमें क्या होता है, साल में आपको एक महीने पढ़ाने को मिले, 2 महीने पढ़ाने को मिले, या फिर 3 महीने पढ़ाने को मिले, बहुत कम ऐसे चांस है जो कि आप पूरा का पूरा साल पढ़ा लोगे। ठीक है, टीचर्स की कभी कमी हुई तो आपको बुलाएंगे, अदरवाइज़ नहीं बुलाएंगे, तो आपका उसमें सिलेक्शन लेने का कोई फ़ायदा नहीं। जो और जब कॉन्ट्रैक्ट बेस की बात करते हैं, यूपी बिहार में कोई निकलती है, या फिर डीटर प्लस के माध्यम से दिल्ली में जो शिक्षक बढ़ते हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देखने को मिलते हैं, इसमें 1 साल का होता है। अब इसमें दिल्ली की मैं बताऊं दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, जो सच में कैपेबल है ना टीचर, आप दिल्ली एग्जाम्पल के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको देके बताता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दोस्तों बहुत मेहनत कराते हैं, चाहे बीएड करो, चाहे वहाँ से डाइट करो, कुछ भी करो। ठीक है, चाहे मतलब एक डिप्लोमा प्राप्त करो, चाहे डिग्री प्राप्त करो। एग्जाम्पल के लिए बीएड बताता हूँ, बीएड में देखना दोस्तों कितने मेधावी छात्र हैं, उनकी परसेंटेज देख लेना कितनी है। ड्यू ज़्यादा नंबर नहीं देता, मतलब नंबर तो ठीक देता है वो, लेकिन जितने स्टूडेंट कैपेबल है उतने नंबर देता है वो। हालांकि बहुत कैपेबल होते हैं ड्यू के स्टूडेंट, आप देख लेना किसी भी यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन करके। मैं ये नहीं कह रहा उनसे आगे निकल जाएंगे, लेकिन उनके स्तर पर रहेंगे। ठीक
ठीक है। अब जो दूसरा जो दिल्ली में आपको बता रहा हूँ मैं शिक्षक भर्ती, जो अतिथि शिक्षक के रूप में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देखने को मिलती है, ये मेरिट बेस पे होती है। इसमें आपके 12th के, ग्रेजुएशन के, बीएड के मार्क्स वगैरह काउंट करके उसके मेरिट पर आधार होता है। अब जब इसकी लाइन लगती है ना दोस्तों, पता नहीं कोई कहाँ से डिग्री बनवा के लाते हैं वो। अगर आप उनसे बात करोगे, उनसे किसी भी तरह का डिस्कशन करोगे, आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि शिक्षक पद के लिए कैपेबल है। और उनके परसेंटेज देखो, पता नहीं कहाँ से फ्रॉड डिग्री बना के लाते हैं, फिर कैसे भी करके लाते हैं। देखो मैं सबकी नहीं कह रहा, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन रिक्रूटमेंट तो थोड़ी सी निकलती है ना, तो उस थोड़ी सी में वही सारे समा जाते हैं। अच्छे लोग भी समाते हैं, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग भी, लेकिन ये ज़्यादा हो जाते हैं उसमें, क्योंकि रिक्रूटमेंट मान के चलो आपको हज़ारों की संख्या में तो देखने को नहीं मिलती, 10 में देखने को मिली, जिसमें से मान के चलो 200 लोगों ने अप्लाई कर दिया, 200 को अगर 10% भी निकालो तो 20 लोग हो गए, तो मान के चलो 10% लोग भी करप्टेड है, तो उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो बेचारा अच्छे से अपनी डिग्री कंप्लीट करके हैं, अच्छे से मेहनत करके हैं, उन्हें तो उस यूनिवर्सिटी ने मार्क्स नहीं दिए। देखो यूनिवर्सिटी की इसमें गलती नहीं, यूनिवर्सिटी जितने मार्क्स देने थे दे दिए, लेकिन कोई पता नहीं कहाँ से प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पैसे भर के आता है, फ्रॉड डिग्री रहता है, उनके 90% नंबर होते हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्ट पाते हैं, उन्हें मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह तो कुछ होता नहीं है भाई, देखेंगे उनके मार्क्स, लिस्ट में सबसे ऊपर उनका नाम होता है, और उनकी लग जाती है जो कॉन्ट्रैक्ट वाले भी। तो वहाँ जो बेचारा एक सच में एक शिक्षक पद के लिए कैपेबल था, वो भी रह जाता है। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट बेस का मैंने आपको बता दिया, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, हर तरह से पिसता है इसमें जो भी होता है। इसलिए जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस का विरोध किया गया। उन्होंने साफ साफ बोला कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हमारी रिक्रूटमेंट होगी नहीं। इसका दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा है, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। ठीक है। तो और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं सारे आपको गिनाने नहीं बैठूँगा, क्योंकि वीडियो वैसी बहुत लंबी है, और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब इसके बाद करते हैं दोस्तों प्राइवेट स्कूलों की बात। अब भारत के जो प्राइवेट स्कूल है, इसमें जो हमारे शिक्षक लगते हैं, उनका कितना ज़्यादा शोषण होता है ना, आप किसी भी प्राइवेट स्कूल के शिक्षक से पूछ लीजिए जो अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, अब क्या है दोस्तों, सब बोलते हैं वर्कलोड होता है। ठीक है, वर्कलोड की इतना वही कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब एक जो इंसान है, एक जो व्यक्ति है, उसके आधार पर, उसकी दृष्टि से वर्कलोड दे दो जितना वो कैपेबल है काम करने के लिए। ठीक है, ओवर मत करो। ठीक है, ओवर मत करो। ओवरलोड हो गया ना तो दोस्तों फिर तो समस्या हो जाएगी। तो अब प्राइवेट स्कूलों में दोस्तों ओवरलोड ही हमें देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है, चलो एक बार के लिए ठीक है ओवरलोड भी दे दिया, इतना काम करवाने के बाद जो उसे सैलरी मिलती है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा कम मिलती है। अब आप ये मत बोलना कि एक शिक्षक जब पढ़ाएगा उसे आप पैसों से मत तोलो, ये मत करो, वो मत करो। दोस्तों पैसों से नहीं तोल रहा मैं, लेकिन सबको अपनी जीविका चलानी होती है, तो सबसे पहले तो होता है उसकी सैलरी। मैं ये नहीं कह रहा करोड़ों में करोड़पति ये कर दे वो कर दे, दोस्तों कम से कम उतनी तो सैलरी हो सके जो अपनी जीविका चला सके, जो अपने परिवार को पाल सके। इतनी तो, जितना उससे वर्क करवाया जाए, जितना उससे काम करवाया जा रहा है, या तो उसे वर्कलोड मत दो, उतना जितना काम करवा रहे हो एटलीस्ट उतनी तो सैलरी दो। उतनी भी नहीं मिलती। काम तो ये पूरा करवाएंगे, जितना ज़्यादा हो सके, जितना पीसना होगा पूरा पीस देंगे, लेकिन जब सैलरी के नाम पे दोस्तों टुच्ची सी सैलरी देखने को मिलेगी हमारे प्राइवेट स्कूलों में। और दिल्ली का तो एक बार के लिए ठीक भी है, दिल्ली से बाहर जैसे यूपी बिहार में जो प्राइवेट स्कूल है, यहाँ तो दोस्तों सैलरी इतनी ज़्यादा कम देते हैं। एक कैंडिडेट जिसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, बीएड कंप्लीट करी, बीएड के बाद उसने सीटेट क्वालिफाई करा, भाई वो मुझे बताओ 7 से 10 हज़ार रुपये में क्यों जॉब करेगा वो? 12 से 15 हज़ार रुपये में क्यों जॉब करेगा वो? इतना है क्या वो? इतना पीछे हो गए क्या तुम उसे? भाई उसने इतनी क्वालिफिकेशन है, इतना अच्छा शिक्षण है उसका, इतना प्रभावी शिक्षण है, सैलरी के नाम पे तुम उसे 15 हज़ार रुपये दे रहे हो। ठीक है, दिल्ली में भी काफ़ी सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जब 15-15 हज़ार रुपये में हमारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं। अब दोस्तों इसमें बुरा मत मानना, बिल्कुल मैं सच आपको बात बताऊंगा, इसमें ना लड़कियों की गलती होती है मैक्सिमम, बिल्कुल। अगर कोई मेरी बहन इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, डिग्री कर ली, सीटेट क्वालिफाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो जो उसकी सैलरी बनती है ना लड़कियों का है। देखो मैं सब लड़कियों की नहीं कह रहा, लेकिन मैक्सिमम लड़की ऐसे कर देती है जिन्हें जॉब की ज़रूरत होती है। एक्चुअली उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि उन्हें जॉब की ज़रूरत है, लेकिन गलती कहाँ हो जाती है मैं बताता हूँ। एक शिक्षक को जितनी सैलरी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती। उन्हें अगर बोल दिया कि भाई 13,000 सैलरी तो भी वहाँ कर देंगे, 15,000 सैलरी तो भी वहाँ कर देंगे, 18,000 सैलरी तो भी वहाँ कर देंगे। भाई एक बार देखो तो आपके हिसाब से कितनी सैलरी होगी? कम से कम 25 प्लस तो होनी चाहिए ना एक टीजीटी शिक्षक की सैलरी हमारे प्राइवेट स्कूल में, लेकिन उन्हें कितनी भी सैलरी दे दो वहाँ कर देती है। अब एक बात बताओ, जब उस प्राइवेट स्कूल को कम सैलरी में वही क्वालिफिकेशन के साथ शिक्षक मिल रहा है तो वो लड़कों को क्यों भर्ती करेगा? लड़के नहीं मानते मैक्सिमम, लड़के बोलते नहीं 12 हज़ार रुपये में, कुछ बेचारे मान भी जाते, लेकिन सब नहीं मानते कि नहीं भाई 12 हज़ार रुपये में जो मेरी क्वालिफिकेशन है बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती कि अब मैं 12 हज़ार में आपके यहाँ पे काम करूँ।
ठीक है। और ये चाहते पूरा वो है प्राइवेट स्कूल वाले, भाई आपको लग क्या करना है, स्कूल को ऊपर लेके जाना है, आपको जितना ज़्यादा हो सके उतनी मेहनत करनी है, दिन रात एक करने। हमारे शिक्षक मना भी नहीं करते, सर जितना कहोगे उससे बढ़ के ही करेंगे, लेकिन जितने मेहनत करने उतना तो कम से कम हमें दो, हमें भी तो अपना परिवार पालना है। लेकिन वहाँ वो चुप हो जाते हैं। अब लड़की हमारी कम पे पढ़ाने लग जाती है, कम कम पैसों पर कम सैलरी पढ़ाने लग जाती हैं, तो उन्हें टीचर्स की ज़रूरत नहीं होती। सब नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम लड़की ऐसे करती हैं, क्योंकि उन्हें एक तरह से जोड़ते, वो सोचें घर पर खाली पड़ी है तो इससे बढ़िया 12,000 भी मिल रहे तो 12,000 में पढ़ा लूँगी, क्या समस्या, ठीक है। इसलिए जो मैक्सिमम आपको दिल्ली में प्राइवेट स्कूल देखने को मिलेंगे उसमें लड़कियां ज़्यादा पढ़ा रही हैं लड़कों के, सो लड़के तो कम ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि लड़कियां मेहनत तो पूरी करती हैं वो भी बेचारी, लेकिन जो सैलरी की बात आती है दोस्तों वो ज़्यादा झिकझिकी नहीं होती उनकी सैलरी में, लोग सैलरी को लेकर। और जब लड़के होते हैं दोस्तों इन्हें सैलरी भी ज़्यादा चाहिए होती है, ज़्यादा नहीं चाहिए होती, जितना ही काम कर रहे हैं उससे भी कम चाहिए होती, उतनी भी दे दे जितना काम कर रहे हैं उतनी भी बहुत है। लेकिन हमारे जो टीचर्स होते हैं उतनी भी नहीं मांगते, जितना हम काम कर रहे हैं उसका 75% ही दे दो, तुम 100% मत दो। लेकिन ये तो 50% पट के पड़े हैं, कम से कम 75 तो % दो, कम से कम एक टीजीटी शिक्षक की कम से कम 25,000 तो सैलरी दो, पीआरटी की कम से कम 22,000 तो सैलरी दो। बहुत सारे अच्छे स्कूल है उसमें दे रहे हैं सैलरी, लेकिन हर स्कूल में तो देखने को नहीं मिलती। तो इसमें भी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि भाई न्यूनतम राशि दर तय की जानी चाहिए पीआरटी टीजीटी पीजीटी शिक्षक की, कि भाई किसी भी प्राइवेट स्कूल में जिसे मान्यता मिली हुई है, मान्यता आपको जब ही देंगे जब आप हमारे शिक्षक हो कम से कम इतनी सैलरी दोगे, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने दो हमें नहीं पता। लेकिन एक दोस्तों एक क्राइटेरिया इन्हें निश्चित करना चाहिए कि कम से कम हमारे पीआरटी शिक्षक को इतनी सैलरी होनी चाहिए, टीजीटी को इतनी होनी चाहिए, पीजीटी को इतनी, तभी आपके स्कूल को हमारी सरकार के द्वारा मान्यता दी जाएगी, कम से कम ही होना चाहिए। और बाकी जो आप जब अपनी प्राइवेट स्कूल में जब टीचर्स को भरते हैं उसमें आप देख लो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, बिल्कुल आप सीटेट बिल्कुल निश्चित रूप से मांगो, और बाकी आप क्वालिफिकेशन देख लो, जो भी आपको करना है करो, आप जितने कैपेबल शिक्षक ढूंढना चाहते हो ढूंढो, लेकिन कम से कम उनकी इतनी सैलरी तो होनी चाहिए, ठीक है। अब आप इतना ज़्यादा वर्कलोड दे दे तो दोस्तों उसे अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने का समय ही नहीं मिल पाता, ठीक है। वो नया कुछ क्या करे, जब आपके स्कूलों के काम से ख़त्म नहीं हो रहा, नया क्या करेगा वो, अपने शिक्षण को प्रभावी कैसे बनेगा, मीटिंग कैसे करेगा, अपने विचार विमर्श कैसे करेगा, वो इतना आप उसे सोचने के लिए समय नहीं दे रहे हो, वो सारा का सारा समय तो आपके स्कूल में ही लगा रहा है। लेकिन आपको क्वालिटी टीचर चाहिए, वो उस टाइम तो क्वालिटी दिखा रहा है, लेकिन जिसका व्यक्तिगत विकास होना चाहिए था एक शिक्षक के रूप में, वो विकास आपने वहीं रोक दिया उसका, इतना वर्कलोड दे के उसे, ऊपर से सैलरी भी नहीं दे रहे हो। तो भाई बस कुल मिला के प्राइवेट स्कूलों का भी बहुत गंदा हाल है, ठीक है। तो इसमें भी गवर्नमेंट को निश्चित रूप से तय करना चाहिए कि कम से कम इतनी सैलरी होनी चाहिए। और अगर आप अपने स्कूल में जो मान्यता प्राप्त स्कूल है, देखिए जो मान्यता प्राप्त स्कूल है उसमें तो आप अपनी मर्जी एक बार के लिए चला सकते हो, चलानी वहाँ भी नहीं चाहिए, लेकिन एक बार के लिए आप अपनी मर्जी चला सकते हो। लेकिन जो मान्यता जो सरकार उन्हें मान्यता दे रही, तो मान्यता का दोस्तों दिशा निर्देश होने चाहिए उनके लिए कि भाई इतनी कम से कम सैलरी दोगे और इस क्वालिफिकेशन के साथ ही हमें आपके स्कूल में टीचर चाहिए। जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें हो ही नहीं सकता, आपने बीए किसी ने करी, बीए करते के साथ मान के चलो किसी ने हिंदी ऑनर से बीए करी, आपने टीजीटी शिक्षक लगा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भाई बीएड कंपलसरी तो कंपलसरी है टीजीटी शिक्षक के लिए, सीटेट कंपलसरी तो कंपलसरी है, कोई भी टेट परीक्षा कंपलसरी तो कंपलसरी है, जब जाकर उसे चाहे प्राइवेट की बात करें चाहे सरकारी की बात करें। अगर ऐसे शिक्षक होंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते क्या, उनका कोई भविष्य नहीं है क्या, उन्हें अच्छे टीचर्स नहीं चाहिए क्या, फीस जबकि सरकारी से ज़्यादा प्राइवेट वाले भरते हैं तो उन्हें भी तो अच्छे टीचर्स चाहिए। अब यहाँ दोस्तों क्या है, टीचर्स तो अच्छे होते हैं जो काम करते लेकिन शिक्षण उनका उस लेवल का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि अगर मान के चलो ये डिग्री विग्री खाम का करवा रखी है कि लोग 2-2 साल देते हैं डिग्री को, चाहे डिप्लोमा कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे डिग्री करें, खाम का थोड़ी दे रहे हैं, कुछ सीखने के लिए तो दे रहे हैं। अब वो ग्रेजुएशन वाले बंदे से तो ज़्यादा ही जानते होंगे, भाई शायद से कोई ऐसा रेयर केस हो जिसमें ग्रेजुएशन वाला बंदा ज़्यादा जानता हो बीएड वाले से, उसका मैं कह नहीं सकता। लेकिन ये डिग्री करिए, इसमें शिक्षक के रूप में तैयार करने के लिए तो करिए, सीटेट की परीक्षा आपका शिक्षक के रूप में अवलोकन करने के लिए तो करिए। तो सारी चीज़ें भी और क्वालिफाई कर लेके जब भी उसे जॉब दो ना, और अगर बिल्कुल आप ये क्राइटेरिया कर दोगे तो उसे सैलरी भी देनी पड़ेगी, ये भी निश्चित होगा। तो इस तरह के नियम होने चाहिए। तो दोस्तों जैसी भी वर्तमान में स्थिति चल रही है, अब से पहले जो भी स्थिति ये चल रही थी, इसमें हम किसे ब्लेम कर सकते हैं, सीधी सीधी बात है गवर्नमेंट को ब्लेम करें, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अगर रूल में बदलाव करते हैं, अपने नियम में बदलाव करते हैं, तो ये समस्या केवल उन्हीं के द्वारा दूर की जा सकती है। जब भी लोग उन्हीं के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एक मुहिम चला रहे हैं, चाहे डिजिटल रूप में चला रहे हैं, और आज से पहले भी चला रहे थे और अब भी चला रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे, तो सीधा सीधा गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे। अब असली में एक बात बताऊँ, चाहे हम युवाओं को देखें भारत के, चाहे भारत के एक नागरिक को देखें जो एक आम आदमी है, ठीक है, आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं, आम आदमी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो आम आदमी है, जो सामान्य आदमी बेचारा, जिसे ज़्यादा मतलब नहीं है, बस जो अपना टैक्स पे करता है और आराम से अपने परिवार का भरण पोषण करता है और सामान्य रूप से इस भारत में रहता है, अगर उसकी दृष्टि से बात करें दोस्तों, उन लोगों के पास ना ऑप्शन नहीं है। अब जब हम भारत में पीएम की बात करते हैं तो पीएम मैक्सिमम चांस है दोस्तों 2 ही पार्टी से आपके पीएम आपको देखने को मिल सकते हैं, या तो कांग्रेस से मिलेंगे या तो भाजपा से मिलेंगे।
कांग्रेस को आपने काफ़ी साल से आजमा के देख लिया, उनमें आपको पता चल गया प्रैक्टिकल करके क्या कुछ कर सकते क्या नहीं कर सकते। जब वर्तमान समय में जो पार्टी पावर में, उसको भी आपने आजमा के देख लिया, दोनों के दोनों आपने आजमा के देख लिया, कुछ नहीं है। दोस्तों मैं बिल्कुल हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आपने भी वो चीज़ें देखी होती हुई और हमने भी वो चीज़ें देखी। पहले के हालत थे, आपको पहले से आप निश्चित रूप से प्रभावित हो। अब जो वर्तमान समय में पावर है, इसे भी दोस्तों आपने काफ़ी समय देख लिया, इसने किस किस रूप में बदलाव करे। ठीक है, अदर फील्ड की दोस्तों मैं बात नहीं कर रहा, अच्छा करा बुरा करा मुझे नहीं पता। अभी मैं बात कर रहा हूँ अपने शिक्षकों के लिए, और शिक्षक के रोजगार की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कितना कितना क्या सुधार कर दिए उन्होंने। चाहे पहले पार्टियों की बात करें चाहे अब की बात करें, किसी भी पार्टी पर दोस्तों आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। एक्चुअल है तो वो राजनेता ही ना। वो समय पहले था कि भाई राजनेता हमारे अच्छे होते थे, ये होते थे, वो पता नहीं कब था समय, मुझे तो कुछ नहीं पता। लेकिन वर्तमान समय में जो स्थिति है, अब से कुछ समय तक पहले जो स्थिति थी दोस्तों, आप उससे भली भांति परिचित हैं। असली में लोगों के पास ना ऑप्शन ही नहीं है, किसे जिताएंगे। दो ही पार्टी सत्ता में आ सकती है पीएम उम्मीदवार के लिए, जो वर्तमान समय में या तो वो या फिर जो इससे पहले थी वो। तो पहले वाली भी हमने आजमा ली, वर्तमान समय को भी हम आजमा चुके, तो तीसरा किसे दें, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अब आधे लोगों को ये लगता है जो पहले थी वो ज़्यादा ख़राब है, और ख़राब दोनों पार्टी हैं। ठीक है, जो पहले थी रोजगार की दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ आपको, जो पहले थी वो भी ख़राब है, लेकिन अब जो वर्तमान समय वो पहले वालों ख़राब दोनों है, लेकिन पहले वाले की अपेक्षा थोड़ी सी कम ख़राब है। तो लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, लोगों को मजबूरी में वोट देना पड़ रहा है। कोई ऐसी तीसरी पार्टी खड़ी नहीं है, या फिर ऐसा कोई कैंडिडेट ही नहीं जिसपे जो भारत के नागरिकों ने यकीन हो। इन दो ही पार्टियों से खड़े रहते हैं, तीसरी पार्टी अपनी उम्मीदवार खड़ी करती होगी, लेकिन वो भी इनके जैसी होगी, इसलिए लोगों को यकीन भी नहीं है उनके ऊपर। अदर मुद्दे जो भी हो सकते हैं मुझे कुछ नहीं पता दोस्तों, उन्होंने अच्छा करा बुरा करा मुझे इससे कोई नहीं, लेकिन फिलहाल हम रोजगार की दृष्टि से बात करें, वो भी स्पेशली शिक्षकों के लिए। तो उसमें क्या स्थिति आपको वर्तमान में और आज से पहले देखने को मिली, इससे भली भांति परिचित है। भारत के लोगों के पास असली में ऑप्शन ही नहीं है किसे जिताएं, रोजगार की दृष्टि से मैं आपको बोल रहा हूँ। दूसरी बात कर लेते दोस्तों हमारी मीडिया की। अब मैं अपनी मीडिया के बारे में क्या ही बोल रहा हूँ, हमारे देश की मीडिया के बारे में दोस्तों, इसमें गलती ना दोनों तरफ से मैं आपको बताऊं। अब मीडिया क्या करती है भाई, कहीं से कोई पकड़ के लिए आएगी किसी समुदाय का, कहीं से दूसरे समुदाय का पकड़ के लिए आएगी, कहीं से तीसरे समुदाय को पकड़ के लिए आएगी, आपस में लड़वा रहे हैं, उन्हें लड़वा रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है उसे कोई कुछ बोल रहा है, और इसे ना लोग बड़े शौक से देख रहे हैं, इसलिए उनकी टीआरपी जनरेट हो रही है। तो इसलिए वो बार बार रिपीट कर रहे हैं इस चीज़ को। मीडिया चलती है हमेशा टीआरपी से, और टीआरपी जब भी आती है जब आप उस उनके शो को या फिर उनका जो भी वो दिखा रहे हैं उसको महत्वता देते हैं, उसे देखते हैं। तो मीडिया तो टीआरपी पे चलेगी, और टीआरपी कौन दे रहा है, आप ही तो दे रहे हो। आप और हमें से दे रहे हैं, कोई ऊपर से आसमान से उतर के आ रहे टीआरपी देने उन्हें। आप ही अपने चैनल चला के बैठ जाते हो, न्यूज़ चैनल, उनको लड़ते हुआ देखते हो, चाहे धार्मिक मुद्दे हो, चाहे जातिगत मुद्दे हो, चाहे सामाजिक मुद्दे हो, किसी भी तरह पे बस उसमें चला जा रहा है कोई पार्टी कर। इतने बड़े बड़े चेहरे आपको देखने को मिलते हैं, पता नहीं कहाँ से क्या आंकड़े उठा के लाते हैं दोस्तों, कितनी मेहनत करते हैं उन चीज़ों पर, दूसरे वाले को नीचा दिखाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं वो, पता नहीं कहाँ से आंकड़े वाकड़े उठा के लाते हैं, कुछ लाते हैं कभी कुछ लाते हैं, वो सारे के सारे मीडिया में बोले जा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ़ कि भाई तुमने ये करा ये करा, ठीक है वो। लेकिन जब रोज़गार की दृष्टि से देखते हैं, जब इतने बड़े सफ़ेद हाथी बैठे इतने बड़े बड़े पदों पर, वो तो कुछ भी नहीं करते हैं रोज़गार के लिए, तो कहीं से आंकड़े नहीं उठा के लाते। रोज़गार पे तो बात ही नहीं होती, धार्मिक मुद्दों पे कितनी बात करवा लो इनसे, जातिगत मुद्दों पे कितनी बात करवा लो, ठीक है, किसी भी तरह से कोई भी बात करवा लो, लेकिन जब उसकी बात करते हैं रोज़गार की दृष्टि से, तो हमें दोस्तों कुछ देखने को ही नहीं मिलता। क्या से करेंगे फिर हम। और जो भी ये दिखा रहे हो उसमें आप टीआरपी पूरी दे रहे हो, पूरे चैनल चला के बैठ जाते हो, मज़े से देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो मज़े से देख रहे हो, हर जगह तो आप उनको टीआरपी दे रहे हो। तो टीआरपी आप दे रहे हो, जब ये देख रहे हैं, अगर लोग देखना ही बंद कर देंगे दोस्तों, ऐसे शो ही नहीं लेके आएंगे ना। आप जो मुहिम चलाई जा रही है उसमें बोल दो कि भाई आज के बाद हम ऐसे शो, जब तक मीडिया रोज़गार पे बात नहीं करेगी तो हम देखेंगे नहीं। अब जब इतना हंगामा हो गया रोज़गार पर, अब जाके कुछ मीडिया चैनल है जो इसके बारे में बात करें, लेकिन कुछ गधे ऐसे अभी भी उस पर लगे पड़े हैं राजनीति पे। अरे भाई ये धर्म ही है क्या, भारत देश में धार्मिक मुद्दे हैं क्या, या जातिगत मुद्दे, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, सारी तरह की बात होनी चाहिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ, हर तरह के आंकड़े होने चाहिए, किस पार्टी ने कितना करा, किसी ने कितना शोषण करा, किसी ने कितना करप्शन करा, हर चीज़ पे बात होनी चाहिए। लेकिन रोज़गार पे भी तो बात करो ना। रोज़गार तो हमेशा एक बहुत बड़ी समस्या के नाम पे उभर के आई है, और रोज़गार से कितना ज़्यादा पीड़ित है हमारे देश का युवा, ये आप भी अच्छे से जानते हैं, मैं भी अच्छे से जानता हूँ। इस मीडिया ने कोरोना काल में किसी को नेशनल पेशेंट बना दिया भाई, जैसे और लोग तो कोरोना से बीमार हुए नहीं, और लोगों की तो कोरोना से मृत्यु हुई नहीं। इधर बात कर ले वर्तमान समय में जो सुशांत सिंह का केस चल रहा है, ठीक है भाई, उसके साथ गलत हुआ, अच्छा हुआ, वो चीज़ गलती हुआ है, जैसे मैक्सिमम जो मीडिया बता रही है उसके हिसाब से तो उनके साथ गलती हुआ है। ठीक है भाई, उसके खिलाफ सब कुछ होना चाहिए, जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके साथ शोषण हुआ है, उसका बिल्कुल जो उसका दोषी है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि औरों के साथ गलत ही नहीं होता। 10 लोगों के साथ गलत हुआ, 10 में आपने एक कोई हाईलाइट कर रखा है, बाकी जो 9 लोग बचे हैं उनके साथ उससे ज़्यादा गलत हुआ है, उसे कोई दिखाई नहीं रहा है। वो बेचारे कोर्ट के चक्कर काट के घिस गए पिस गए, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, बट एक ही आपने हाईलाइट कर रखा है।
ठीक है, उसकी एक छोटी से छोटी चीज़ बता रहे हैं। भाई ये पर्टिकुलर रिया चक्रवर्ती है, यहाँ गए, यहाँ एक एक छोटी से छोटी चीज़ बता रहे हैं। भाई अब गाड़ी से निकले गए, ये कर रहा वो कर रहा, बिल्कुल एक एक। और इतनी बड़ी समस्या हो रही है देश के युवाओं में। ठीक है भाई, जो भी पता है बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक है भाई, अगर तुम किसी के साथ गलत हो उसके खिलाफ मुहिम चला रहे हो, ठीक है, लेकिन आप ऐसे भेदभाव तो मत करो ना कि आपने एक ही समस्या को सबसे ऊपर उठा रखा है। चलो एक ही समस्या को ऊपर उठा रखा है, लेकिन उस समस्या से और भी तो लोग पीड़ित हैं, उनके बारे में भी तो बताओ। लेकिन नहीं, आप फेसबुक वगैरह पे देखो कितनी चीज़ें सामने निकल कर भाई, कोई पूरा एक अभी हाल ही में पूरा परिवार फांसी खा के मर गया, उसके बारे में तो शायद आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन जो सुशांत केस है इसके बारे में एक बच्चा जानता होगा। ठीक, तो दोस्तों शिक्षक वर्ग के लिए मैं रोजगार की दृष्टि से बताऊं, वर्तमान समय में सब कुछ ठीक चल रहा है। कैसा, कौन से वाला ठीक चल रहा है? कोचिंग सेंटर अपना ठीक कमा रहे हैं, बुक्स जो पब्लिश करते हैं वो अपना ठीक कर रहे हैं, बुक्स भी धड़ाधड़ बिक रही हैं कॉम्पिटिशन वाली, कोचिंग सेंटर पे भी धड़ाधड़ लोग एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, अपनी तैयारी कर रहे हैं, हर चीज़ सही चल रही है। लेकिन जो जिस पर ये सब चीज़ें डिपेंड है ना, जो इन सब का आधार है, एक अभ्यर्थी जो कि इन सब की तैयारी कर रहा है, खाली उसी के साथ शोषण हो रहा है। गवर्नमेंट को कोई घाटा नहीं हो रहा, रिक्रूटमेंट निकालते पता नहीं कितनी ज़्यादा फीस लेती है। सीटेट में देख लो आपको कितनी ज़्यादा फीस देखने को मिलती है, हर 6 महीने में निकलता है। चलो ठीक है, तो एक प्रक्रिया है, लेकिन उस इतनी ज़्यादा फीस भर के जिस बंदे ने सीटेट क्वालिफाई करा उसका फ़ायदा तो दो। कुछ लोग तो ऐसे बेचारों के 7-7 साल के एक्सपायर हो जाते हैं, मतलब 7 साल से उन्होंने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है। रिक्रूटमेंट उन्हें 2-3 बार मुश्किल से देखने को मिली होगी। भाई हर कोई नहीं चाहता कि मैं KVS में लगूँ, नहीं चाह सकता ना, हर कोई नहीं चाहता। हर कोई ये चाहता है कि भाई मैं तो अपनी स्टेट में लगूंगा, और जो भी मेरी स्टेट की रिक्रूटमेंट है, मैं ये नहीं कह रहा और गंदी है, लेकिन मैं अपनी स्टेट की जो मेरी रिक्रूटमेंट है उसके लिए मुझे चाहे दिन रात एक करनी पड़े, चाहे कितना टफ से टफ पेपर बना दे, मैं उसको क्वालिफाई करूँगा। बिल्कुल पूरा कैपेबल हूँ टीचिंग रिक्रूटमेंट के लिए, जो कि मेरी स्टेट में निकली, लेकिन वो स्टेट रिक्रूटमेंट तो निकाले। तो कुल मिला के दोस्तों मैंने आपको जितनी भी समस्या बताई है एक शिक्षकों में रोजगार की दृष्टि से, जितनी भी समस्याएं आपको देखने को मिलती है, उनका निवारण दोस्तों अगर हमारी भारत सरकार या फिर किसी भी राज्य की सरकार इन 2 चीज़ों को फॉलो कर लेती है ना, इन 2 बातों को फॉलो कर लेती है, तो दोस्तों जो शिक्षक वर्ग में जो या फिर भावी शिक्षक वर्ग में जो रोजगार की समस्या है वो 75% वहीं की वहीं कम हो जाएगी। केवल इन 2 बातों को फॉलो करना है। और ये 2 बातें दोस्तों मैं अपनी तरफ से बता के नहीं बोल रहा, इनके जो खुद के दिशा निर्देश है उसमें ये 2 बातें मेंशन है। बस इन 2 बातों को फॉलो कर लें दोस्तों, हमारी आधी समस्या तो रोजगार की शिक्षकों में वैसे ही खत्म हो जाएगी। चाहे हम केंद्र सरकार की किसी शिक्षक भर्ती की बात करें, चाहे हम राज्य सरकार की किसी शिक्षक भर्ती की बात करें, जो हमारा जो एक भावी शिक्षक घिस रहा है ना आज के वर्तमान समय में, वो दोस्तों उसके साथ सही हो जाएगा। ठीक है, उसमें जो भी पीड़ित है या फिर जो भी उसके साथ शोषण हुआ है, सब सुधार हो जाएगा बिल्कुल। बस वो 2 बातों को फॉलो करना। अब वो 2 बातें कौन सी है? एक तो देखिए, सबसे पहली बात, जो सरकार ने नियम निकाला है, ये वाला, ये अभी नई शिक्षा नीति में निकाला है, बाकी इससे पहले भी इस बात होती रही है कि भाई हमें हमारे जितने भी स्कूल हैं, चाहे राज्य सरकार के स्कूल हैं चाहे केंद्र सरकार के स्कूल हैं, उसमें हमें 25 या 30 बच्चों पे एक टीचर चाहिए। ये जो सबसे दोस्तों मेन बात है इसमें, अगर ये वाला नियम ये फॉलो कर लेना कि भाई 25 से 30 बच्चों पर हमें एक टीचर देना ही देना है, तो आपकी आधी समस्या वैसी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल दोस्तों जड़ से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं हर स्कूल में शायद ऐसा ना हो तो, लेकिन मैक्सिमम स्कूलों में ना जो एडमिशन लेने वाले उसकी ना हर साल संख्या बढ़ती है, क्योंकि देश की आबादी बढ़ रही है और आजकल शिक्षा के प्रति लोग जागरूक भी ज़्यादा है। आज से काफ़ी समय पहले जो लोग कुछ ऐसे वर्ग थे या फिर कुछ ऐसे समुदाय थे, मतलब कहीं रहते होंगे, ठीक है, उसमें वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें। लेकिन आज के समय में सब जागरूक है, सब चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ ले लिख ले। तो इसलिए जो एडमिशन की संख्या हो रही है ना स्कूलों में, वो बढ़ रही है। चाहे मैं नर्सरी की बात करूँ, ठीक है, नर्सरी ऐसा तो है नहीं 5th क्लास करके उसे छुड़वा देंगे, 12th क्लास तक की तो दोस्तों बेसिक एजुकेशन हर कोई माँ बाप चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे ले लें, और वो दोस्तों फ्री भी है, हर कोई, उसमें कोई ज़्यादा खास समस्या नहीं हो रही। ठीक है, तो इसलिए हर साल ना विद्यार्थियों के एडमिशन के आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ये वाला नियम ये फॉलो कर लेंगे 25 से 30 पे 25 बच्चों पे या फिर 30 बच्चों पे एक हमें शिक्षक चाहिए, तो दोस्तों फिर तो इन्हें शिक्षक लेने ही लेने पड़ेंगे। फिर कहाँ से करेंगे? बच्चे बढ़ेंगे तो शिक्षकों की भी संख्या बढ़ेगी, शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी तो इन्होंने रिक्रूटमेंट ज़्यादा पदों पे निकालनी पड़ेगी, फिर तो नॉर्मल सी बात है, बेरोजगारी की समस्या वहीं खत्म हो जाएगी। और दूसरी चीज़, एक तो ये निश्चित रूप से इन्हें फॉलो करना चाहिए। दूसरा दोस्तों, जो नई शिक्षा नीति में खास तौर पर मेंशन किया है कि अब जो भी हमारे गेस्ट टीचर लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर लगते हैं, अतिथि के रूप में शिक्षक लगते हैं, वो सब प्रथा ख़त्म कर दी जाएगी। दोस्तों अगर ये 2 चीज़ें फॉलो होगी ना, फिर तो आपकी, मैं तो कहूँ 80 से 90% भी आपकी जो रोजगार की दृष्टि से जो हमें शिक्षकों में समस्या देखने को मिल रहा है वहीं जड़ से ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहली बात, 25-30 बच्चों पे एक टीचर चाहिए, तो टीचर के लिए रिक्रूटमेंट निकालनी पड़ेगी, इन्हें हर हालत में निकालनी पड़ेगी, हर साल निकालनी पड़ेगी इवन, क्योंकि हर साल बच्चों के आंकड़े बढ़ रहे हैं ना, और कुछ टीचर्स हमारे रिटायर भी होते हैं, तो बच्चों की इधर से आंकड़े भी बढ़ रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, उधर टीचर्स भी रिटायर हो रहे हैं, तो पद तो वैसे ही खाली हो रहे हैं।
तो ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर इन्हें शिक्षक भर्तियाँ निकालनी पड़ेगी। और ऊपर से इन्होंने ये भी नियम निकाल देंगे कि भाई अब गेस्ट टीचर भी नहीं लेंगे, तो इन्हें परमानेंट रिक्रूटमेंट निकालनी पड़ेगी। अगर दोस्तों इन 2 चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको हर साल को काफ़ी ज़्यादा पदों पर शिक्षक भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। और जो शिक्षक वर्ग में जो बेरोजगारी की जो एक गंभीर समस्या देखने को मिल रही है, उसका निश्चित रूप से काफ़ी हद तक निवारण किया जा सकता है। और भी दोस्तों चीज़ें हो सकती है, लेकिन मैंने वही चीज़ें आपको बताई, वही 2 बात मैंने आपको बताया, वही 2 निर्देश मैंने आपको बताए जो कि इनकी गाइडलाइन है या फिर जो भी इन्होंने दिशा निर्देश चालू किए उसमें ये पहले से ही मेंशन है। बस इन 2 चीज़ों को फॉलो कर लें दोस्तों, बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा हमारे शिक्षा वर्ग को तो स्पेशली। सच में हमें क्वालिटी शिक्षक मिलेंगे जैसे ये बोलते हैं। इनकी डिमांड दोस्तों सरकार की बहुत बड़ी है, एक चाइनीज फ़ोन की तरह हो गया दोस्तों, जो एक घटिया चाइनीज भी एक बढ़िया चाइनीज होते हैं, घटिया चाइनीज होते हैं। जैसे घटिया चाइनीज का कोई फ़ोन है, ठीक है, उसकी स्पेसिफिकेशन आप देखोगे भाई इसमें इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, इसमें ये वाला प्रोसेसर लगा हुआ है, इसमें वाइड L1 का सपोर्ट है, इसमें इस टाइप की स्टोरेज का यूज किया गया है, ठीक है, इसमें ये लिक्विड ये वाली टेक्नोलॉजी का यूज किया, दुनिया भर की चीज़ें गिनवा देंगे। लेकिन जब आप उस घटिया चाइनीज़ फ़ोन को हाथ में लोगे, जब आप उसे चलाओगे, जब आपको उसकी एक्चुअल क्वालिटी पता चलेगी। यही दोस्तों हमारे शिक्षक में भी यही चल रहा है, हमारे शिक्षक वर्गों में भी इनके बातें बहुत बड़ी बड़ी है, जो एक स्पेसिफिकेशन या फिर जो एक दिशा निर्देश तैयार किए उन्होंने कि हमें कैसा शिक्षक चाहिए, हमें क्वालिटी शिक्षक चाहिए। हमारे शिक्षक को सभी विषय का ज्ञाता होना चाहिए और जिस विषय का वो शिक्षक है उसमें उसे विद्वान होना चाहिए, बहुत बढ़िया होना भी चाहिए ऐसे, ठीक है। हमारे शिक्षक को एक मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, चलो बहुत बढ़िया। हमारे शिक्षकों का शिक्षण प्रभावी होना चाहिए, ये भी बहुत बढ़िया। इस तरह के दिशा निर्देश उन्होंने करवा रखे, बिल्कुल ऐसा टीचर चाहते हैं जो बहुत ही बढ़िया हो, इसमें हमें 1% भी कंप्लेन नहीं, बिल्कुल ऐसा ही शिक्षक होना चाहिए ताकि हमारे जो बच्चों का भविष्य हो उज्जवल हो सके। लेकिन ऐसे शिक्षक तो इन्हें जब भी मिलेंगे ना जब ये रिक्रूटमेंट टाइम से निकाल देंगे। कोई सच में ऐसा शिक्षक है वो 4 साल से वेट कर रहा है, तो उसकी क्वालिटी तो आधी वैसी दब जाएगी ना, सारी की सारी ना दबे, आधी तो दब जाएंगी। वो बेचारा आधा समय तो उसने मानसिक तनाव से गुजर गया। अब ऐसा इतना ज़्यादा संघर्ष करने के बाद उसने तैयारी करी, सबके ताने सुने, सब कुछ करा, इतना संघर्ष करने के बाद उसे काफ़ी समय बाद रिक्रूटमेंट देखने को मिले, तो वो बच्चों को क्या शिक्षा देगा जब इतना घिस के आया है वो। और जो उसने अपने घिसने में समय लगाया, वेट करने में समय लगाया, मानसिक तनाव में समय लगाया, अगर यही समय वो अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने में लगता तो दोस्तों सबसे ज़्यादा फायदा हमारे देश का ही तो होता। हमारे बच्चों को अच्छे शिक्षक मिलते, और अगर हमारे बच्चों को अच्छे शिक्षक मिलते तो निश्चित रूप से उनका भविष्य उज्ज्वल होता। और जो हमारे देश का भविष्य होता है वो तो हमारे स्कूल के बच्चे ही होते हैं, आगे चल के वही तो भविष्य बनाते हैं देश का। लेकिन ऐसा तो कुछ ही नहीं, उसने जितनी भी मेहनत करनी थी उसने ये लोगों के ताने सुनने में और एक ही सिलेबस को बार बार कंप्लीट करने में, रिक्रूटमेंट का इंतजार करने में, प्राइवेट स्कूल पढ़ाने में, सारा का सारा दोस्तों इसी संघर्ष में कर लिया। जबकि जो एक शिक्षक का मेन कर्तव्य होता है अपने शिक्षण को प्रभावी बनाना, उस पर वो ध्यान नहीं दे पाया। अगर टाइम से रिक्रूटमेंट निकाल देते तो दोस्तों अगर सच में कोई एक शिक्षक के पद के लिए कैपेबल है वो टाइम से सिलेक्शन भी ले लेता, टाइम से सिलेक्शन ले लेता दोस्तों अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए दुनिया भर के निम्न प्रकार की विद्या, फिर निम्न प्रकार की शिक्षण विद्या, कुछ भी हथकंडे जमाता लेकिन अपने शिक्षण को प्रभावी बनाता हूँ। लेकिन वो सारा का सारा टाइम दोस्तों उसका संघर्ष करने में ही निकल गया। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। जो भी शिक्षक वर्गों में बेरोजगारी की दृष्टि से जो समस्या देखने को मिल रही है, इसके खिलाफ जो मुहिम चलाई है दोस्तों, उसमें मैं और मेरा चैनल हमेशा आपके साथ है। जो भी आगे अगर मान के चलो हमें कोई आंदोलन करना पड़े, कोई संघर्ष करना पड़े दोस्तों, निश्चित रूप से संपूर्ण रूप से हम उसमें भागीदारी अपनी निभाएंगे। और हम आपसे भी ये अपेक्षा करते हैं कि आप भी उसमें अपना निश्चित रूप से योगदान देंगे, ठीक है। अगर आप भी एक अपने आप को शिक्षक के रूप में देखना चाहते हैं, हमारे देश की तरक्की आप देखना चाहते हैं, या फिर आप हमारे देश को विकसित होना देखना चाहते हैं, ठीक है, तो चाहे शिक्षकों की बात करें चाहे देश की बात करें, तो इस मुहिम में दोस्तों आपको निश्चित रूप से हमारा साथ तो देना ही देना पड़ेगा। और यही हम आपसे अपेक्षा करते हैं। बाकी मैं और मेरा चैनल दोस्तों कहीं भी कोई भी धरना है आपको अपडेट कर देंगे। अगर मान के चलो एक्चुअल में कोई धरना भी देना पड़ेगा निश्चित रूप से हम जाएंगे, और भी हमारे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं वो भी जाएंगे, और आपको भी चैनल पे सूचित किया जाएगा पर्टिकुलर उस जगह में जाना। अभी तो दोस्तों कोविड-19 के चलते कहीं फिजिकली हम खड़े नहीं हो सकते, शायद से आगे समस्या दूर कर दी जाए, ये वाली समस्या दूर हो जो पहले का जैसा समय था। अब दोस्तों धरने तो पहले से देते हैं ना, शायद ऐसा हो सकता है इस बार गवर्नमेंट हमारी सुन ले, क्योंकि इस बार कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल पर धरना स्टार्ट हो चुका है। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो दोस्तों वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।